मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर ट्रस्ट किया है और वज़ीर ख़जाना बता चुके हैं कि पाकिस्तानी मौशी पॉलिसीज़ के समरात आना भी शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी कम हो रही है, रोज़गार के मौक़े भी बढ़ने का इम्कान है। दूसरी तरफ अहम खबर ये भी है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को फ्रेमवर्क के तहत कोई 40 अरब डॉलर देने का वादा कर लिया है, जिसके तहत इनिशियली 20 अरब डॉलर आएंगे। आलमी बैंक 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़रिए फराहम करेगा। ये जो रकम है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। और एक आपको ये भी बताएं कि बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया है और 40 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का जो ख्वाब देखने वाले लोग थे उनके लिए बड़ी मायूसी है। ये तो बहुत चलें, लेकिन अब हम बुलाते हैं गेस्ट से बात करते हैं। मेरे ख़ास इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू जॉइन बोल जी। नजीब साहब, आलमी बैंक ने फ्रेमवर्क के तहत तकरीबन 20 अरब डॉलर देने का वादा किया है और ये इनिशियली स्टेज पर हमें मिलेंगे और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना खुश आइन साबित हो सकता है ये स्टेप? सो देखें, एक you know what it signifies is like a long term partnership between Pakistan and the World Bank. आज भी अगर आप पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग टोटल कर्जा देखें तो उसमें से तकरीबन जो 20 अरब डॉलर है वो डेट है जो हमने वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है। एंड यू कैन थिंक अबाउट इट एज गुड डेट। गुड डेट का मतलब है ये प्रोजेक्ट फंडिंग है, ये 20-25 साल के लिए होती है। इसका जो पहले 5 साल हैं वो एक पीरियड होता है जिसमें आपने कुछ मार्कअप नहीं देना होता, प्रिंसिपल नहीं देना होता। और फिर जो लेंडिंग भी है वो एक कंसेशनल लेंडिंग है। स्पेशली जो अभी आप जिक्र कर रहे थे 14 अरब डॉलर तो बहुत कंसेशनल होती है, ये जो फैसिलिटी यूज़ होती है उसमें से। सो इट काइंड ऑफ सिग्निफाइज कि जो की एरियाज़ हैं उसमें पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे क्लीन एनर्जी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है, वाटर एंड सैनिटेशन है, फूड सिक्योरिटी है और फिर फिस्कल मैनेजमेंट। वैसे सॉरी टू कट यू ऑफ हियर नजीब साहब, जहां एक तरफ इतनी अच्छी खुशखबरी है वहीं दूसरी तरफ दुख के बादल भी दिखा दिए हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो इजाफे का इम्कान है। तो फिर ये क्या बात हुई? एक तरफ से इतना अच्छा कुछ गुड न्यूज़ आप सुनाए और दूसरी तरफ कर दिया गया इजाफा, तो फिर ये तो अच्छी बात ना हुई। देखिए, एक तो ये है कि हमें याद रखना है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है IMF की एंगेजमेंट के बाद एक स्टेबलाइज कर गई है, पर ये जो स्टेबिलिटी है ऑफ कोर्स ये एट अ कॉस्ट आई है, जिसमें प्राइस पास थ्रूज जो हैं वो हमें करने पड़े हैं, जो आपने अभी जिक्र किया, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो। पेट्रोलियम पे स्पेशली अगर आप देखें तो जब मैं फाइनेंस में काम करता था तो हमने ये 10, 15, 20 रुपए के करीब एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई। और इसका असल मकसद जो था वाज द फॉलोइंग, क्योंकि सेल्स टैक्स पहले होता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और वो चूँकि सूबों से शेयर होता था, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि NFC का पार्ट नहीं था। अब वो 10-20 रुपए से बढ़ाते गए हैं और वो 60 रुपए हो गई है। सो 60 रुपीज़ आउट ऑफ द जो भी आज प्राइस 3 रुपए के करीब बढ़ी है इज कमिंग आउट ऑफ the taxes that we are charging. So Pakistan has to think about this कि क्या हम indirect taxes पे ही इन्हिसार करके आगे चलेंगे। पर ये भी याद रखिए कि जो अभी इजाफा हुआ है इसका मेनली ताल्लुक इंटरनेशनल कीमतों के बढ़ने से है। जो बात अभी आपने सामने रखी है ये मैंने कई दफ़ा कही है, 72-73 डॉलर पे ब्रेंट था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो 82 डॉलर पे चला गया है। कमिंग वीक्स में भी अगर ऐसे ही प्राइस रही तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। सो ये जो इस वक्त इजाफा है वो इंटरनेशनल प्राइसेस को डिपेक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान की आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लेकिन अगर बात करें हुकूमती जो गुजरा हैं उनके बयानात देखें और आजकल तो मौशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि नंबर्स भी अच्छे हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो वो भी ऊपर ही जा रही है। आम आदमी जो है उसको रिलीफ कब मिलेगा? उसके लिए तो महंगाई होती ही चली जा रही है ना, चाहे उसके लिए कोई भी रीज़न हो, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइस बढ़े या फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात हों। सो एक तो बात ये याद रखने की है, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज द फॉलोइंग, कीमतें नहीं कम हुई, कीमतों की बढ़ने की शरह में एक नुमायां कमी आ गई है। 2023 में कीमतें 29% बढ़ी थी, 2024 का जो मालियाती साल है उसमें 23% बढ़ी थी और जो करंट मालियाती साल चल रहा है इसमें उम्मीद करेंगे कि कीमतें 8, 9, 10% के करीब बढ़ेंगी। सो एक तो ये बात है।
दूसरी बात इज़ द फॉलोइंग कि जो असल रिलीफ है एक आदमी के लिए, एक खातून के लिए पाकिस्तान में, वो ये है कि वो कॉलेज से निकले या इवन मैट्रिक करे या एफएससी करे या हुनर ढूंढ के, यानी कि कोई वेल्डर बने, कोई काम करना चाहे, यानी कि कोई दुकान खोलना चाहे या कोई बड़ा काम करना चाहिए, वो मौके पैदा किए जा सकें। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, अभी थोड़ी देर में आप ये देखेंगे कि ये नंबर बहुत सी डिस्कशन में चला जाएगा, पहले 5 माह में कॉन्ट्रैक्ट की है, यानी कि पहले 5 माह में ग्रोथ की बजाय कॉन्ट्रैक्ट की है 1.3%, जब मैं पिछले साल से कंपेयर करता हूँ। ये है असल सिचुएशन जिसको इम्प्रूव करना है। नो डाउट कि स्टेबिलिटी है, रिजर्व्स बेहतर हैं, रुपया स्टेबल है, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है, पर जो फंडामेंटल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, जैसे आपने मांगा वो इशू कि जी रिलीफ कॉमन मैन को, यानी कि नौकरी, ऑक्यूपेशन, मौके, काम करने की जगह, बेहतर एनवायरनमेंट, सस्ती लॉन्ग टर्म एफिशिएंट एनर्जी, ये सब कब होगा? पाकिस्तान कब अपने वाटर रिसोर्सेज पे, कब अपने सोलर पे, कब अपने विंड पे, कब अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे बिजली बनाएगा, या गैस को हम डोमेस्टिक से उठा के एफिशिएंटली यूज़ करेंगे? ये हैं असल इश्यूज। कब डीरेगुलेट करके इकोनॉमी का जो हुजम है वो बढ़ाने की तरफ चलेंगे? अब ये इश्यूज को एड्रेस किए बगैर ये जो स्टेबिलिटी है एक ऐसे इक्विलिब्रियम पे जिसमें बहुत से ये सारे मसाइल एग्जिस्ट करते हो और पावर्टी भी एग्जिस्ट करती हो, इज़ फॉर द टाइम बीइंग 24वां IMF प्रोग्राम है जो दे रहा है, बट स्टिल एक पाकिस्तानियों के लिए जो सिचुएशन नीचे जा रही थी उसका एक संभाला हो गया है। पर जब तक ये मेजर मसाइल हल नहीं हो जाते, आप ये नहीं कह सकते कि एक तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं सिचुएशन जो नीचे जा रही थी उसका एक संभाला हो गया है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने का ख्वाब देख रहे थे, डिफ़ॉल्ट करने की बातें कर रहे थे, उनके लिए तो यकीनन मायूसी है। देखिए, डिफ़ॉल्ट की जो गुफ्तगू है, जब 2023 में रिजर्व्स की पोजीशन 3-4 अरब डॉलर पे चली गई थी तो होना शुरू हो गई थी। आज वो रिजर्व्स की पोजीशन 12 अरब डॉलर पे है और लिक्विडिटी डॉलर की बहुत बेहतर है। स्टेट बैंक को बहुत मौका मिला है कि वो इंटर बैंक से जाकर ख़रीद सके डॉलर और रिजर्व्स की पोजीशन को बिल्ड कर सके। IMF के लोन ने और बाकी जो लोन्स आना शुरू हुए, और स्पेशली याद रखिए जो हमारा 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है उसने रिकॉर्ड, यानी कि जो रेमिटेंसेस भेजी हैं, रेमिटेंसेस हैव ओवरटेकन एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाय $1 बिलियन इन द फर्स्ट 6 months। आई मीन ये एक रिकॉर्ड है। 17 अरब डॉलर की जो रेमिटेंस आई है, इसने तकवीयत दी है कि ये जो ओवरऑल डिफ़ॉल्ट का या जो इस तरफ जो बातें थी वो ख़त्म हो गई हैं। ये इज़ द रियल जिसे कहेंगे शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान ने जिसे कहेंगे अटेन कर ली है। जी, वैसे नजीब साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के मुतालिक अगर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो देखें तो पाकिस्तान ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में ख़ुद एतमादी और तरक्की का मुजाहरा किया है, लेकिन जो आलमी इक़्तिसादी फोरम है वहाँ पर पाकिस्तान को दरपेश काफ़ी सारे मसाइल हैं, उसकी भी निशानदेही की गई है। इनसे निपटने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए कि जिससे हम इन तमाम चीज़ों से बच सकें? पहले तो बिलीव करें कि 5 हुकूमतें हैं, अगर गिलगित बल्दिस्तान को भी ऐड कर लूँ तो 6 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ करने के काम हैं जिसमें मैक्रो स्टेबिलिटी जिसका भी हमने जिक्र किया वो सबसे ज़रूरी है। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, ज़कात, उशर, पावर्टी, ये सब प्रोविंसेस के करने के काम है। सो वी मस्ट आस्क दी प्रोविंसेस कि क्यों आज भी 1/3 बच्चा स्कूल से बाहर है। जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। क्यों 40% 44% स्टंटिंग है जबकि रीजन में 30 और दुनिया में 20% स्टंटिंग है, जिसका मतलब है बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। ये हैं रियल इश्यूज। फिर लर्निंग पावर्टी, जिसका मतलब है 10 साल तक का बच्चा क्या वो प्रॉपरली पढ़ सकता है। ये हैं पाकिस्तान के रियल इश्यूज जिनको हमने एड्रेस करना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी कि मुल्क की मईशत की तरक्की का दारोमदार भी इन्हीं फंडामेंटल्स पे है। जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है वो इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि खसारों को कम करके इकोनॉमी को स्लो करके ज़रूर क्रिएट की जा सकती है, पर लॉन्ग टर्म दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसका जामिन यही वो ह्यूमन रिसोर्स रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ें क्रिएट की हैं। अगर पाकिस्तान ने भी लॉन्ग टर्म ये करना है तो हमें यही चीज़ें करनी पड़ेंगी।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने देखा डॉक्टर साहब ने ये बात कही है कि भाई जो हमारी बेसिक्स है ना, फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी सेहत है, तालीम है, इसके ऊपर हमें ज़ोर देना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी जाके जो है पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बिल्कुल, और उन लोगों के लिए बड़ी मायूसी है जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने का ख्वाब देखते थे, क्योंकि अब इंटरनेशनल वर्ल्ड पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना शुरू हो गई है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।